अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान बैठक के एक और एपिसोड के साथ NLPmantra.com की तरफ से मोहम्मद अली आपके सामने हाजिर खिदमत है। और आज पुरजोर इसरार और रिक्वेस्ट के ऊपर अगेन मैंने कामरान भाई को तकलीफ दी है। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपके खैरियत वो से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। लास्ट बैठक के बाद लोगों ने बड़ा कहा कि कामरान भाई को बुलाएं और हो सके तो बैठक लंबी करें, तो मैंने कहा जी हम कामरान भाई को बुला लेते हैं, बैठक लंबी सवाल जवाब के हवाले से चलती जाएगी हाँ, इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा कामरान भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिस तरह के हमने उसका नाम रखा हुआ है, फ्री शॉर्टकट्स इन लाइफ। ये मैंने जब ये आपको सजेस्ट किया था टॉपिक, तो मेरे जहन में जो सबसे पहला आइडिया था ना वो ये था कि हमारे यहाँ पर एक बहुत कॉमन फैक्टर जो चलता है ना, हम जिंदगी में आसानियां ढूंढने के नाम पर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मसलन हम सलाम ऐसे भेजेंगे, सलाम AOA। अच्छा, मुझे कोई लिखता है ना MA, तो मैं उसे लिखता हूँ भाई BA तो किया नहीं था, MA कहाँ से हो गया? ठीक है, तो MA। फिर हम कहते हैं कि जी हमें फ्री में कोर्स मिल जाए, फ्री में ट्रेनिंग मिल जाए, फ्री में, मतलब हमें हर चीज फ्री में मिले। तो मैं उस पर ये कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ कि भाई फ्री में तो कुरान मिला था, आपने उसको तो पकड़ा नहीं, बाकी चीजों को फ्री में आप क्या लेंगे? तो अब आपकी मैं जानना चाहता हूँ, तो आपने इसके ऊपर लिखा भी है, मुझे ये भी पता है, तो ये शॉर्टकट्स और फ्री, इन दो चीजों के बारे में। और फिर नियत, कुछ लोग कहते हैं ये तो हमारी नियत ऐसी, नियत का आपको पता ना, नियत तो हमारी ऐसी नहीं होती। तो इस टॉपिक पे मैं चाहूंगा कि आपका ओपिनियन लोगों तक पहुंचे। ओके अली, सो यू आर वेरी राइट एक्चुअली। ये जो आजकल हमारे यहाँ इट्स लाइक डबल ए लिख देते हैं। और मेरे पास आम तौर से जब किसी के मैसेजेस आते हैं AOA लिखा होता है, तो मैं आई आस्क देम व्हाट डज दैट मीन, अमेरिका ऑन एयर, कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? यू नो AOA डबल ए, हम तो बैटरी के ऊपर देखते थे भाई, अभी भी लिखा होता है डबल ए बैटरी का साइज होता है। इट्स लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? और बेसिकली लोग जी ये सलाम का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह आप देखिए एक बहुत ही बड़ा अलमिया हमारी उम्मत में, ये सालों से AOA से भी पहले की चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आएगा तो उसको पूरा लिखते हुए पता नहीं हाथों में तकलीफ होती है, MOHD लिख देते हैं। ठीक है, तुम बिल्कुल। अपने बाप का नाम शॉर्ट करके लिखो। कितना बुरा लगता है ना अगर कोई ये भी बोले कि तुम्हारे बाप का नाम शॉर्ट करो, इवन ये बात सुननी, अल्लाह के रसूल का ही नाम रह गया शॉर्ट करने के लिए। बिल्कुल। और ये जो शॉर्टकट है, इसका मामला क्या है? देखिए, एक एक माइंडसेट, एक चीज मेरे ख्याल से मैंने पिछले सेशन में भी कही थी, हाउ वी डू वन थिंग इज हाउ वी डू एवरीथिंग। हमारी जिंदगी में हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं। हमारी जो फील्ड है NLP, इट्स अबाउट स्टडिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। सो इंसान जो है मुख्तलिफ जो बिहेवियर्स कर रहा है, उसके जो उसके पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स में एक है कि हम हर जगह पे शॉर्टकट्स देखने लगे। सो ये जो दुआओं के हवाले से शॉर्टकट है, पहली चीज सलाम क्या है? सलाम दुआ है। आप किसी को दुआ दे रहे हैं। अब हमने उस दुआ का जब शॉर्टकट निकाल लिया, और इसके पीछे जो तौजी जितनी जो दी जा रही होती है, जो वो ये कि जी मेरी नीयत तो ठीक है। वो मसला ये है, नीयत का मामला ये है कि मेरी नीयत मेरे साथ मेरी कब्र में चली जाएगी। मेरा अमल मेरे अगले जो हैं वो देखकर उसको फॉलो करेंगे। और इंसान की अगर आप साइकोलॉजी आप देखें, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान का जो जो बिहेवियर बताया है, उसमें एक चीज़ क्या है कि जो मुशरिकीन थे मिसाल के तौर पे, वो अब उनके अंबिया जब उनको कोई दीन की तरफ बुलाते थे, वो कहते थे हमने तो अपने बाप दादा को यही करते देखा है, हमारे बाप दादा के तरीका है, हमारे बाप दादा के तरीके से हटा रहे हो। आप इस इंसान की इस फितरत को, आप या कह लीजिए उसकी नफ्सियात को आप समझें कि वो चीज जिसको उसने अपने बाप दादा का तरीका समझ के इख्तियार किया था और उसको उसने सही समझा था। और अल्लाह ताला एक और चीज भी इन कॉन्टेक्स्ट में, इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला कि चाहे उनके बाप दादा कुछ नहीं जानते थे। आज हमारा मामला ये है कि हम ए करते हैं, AOA लिखते हैं। हम इस नीयत से कर रहे हैं कि हमारा मकसद सलाम करना है। टू सम एक्सटेंट चलो हमारी औलादों को पता है, मगर हमारी औलादों की औलादें, उनकी औलादें, वो ये देखेंगे कि जी हमारे दादा परदादा सब यही करते आए हैं। उन्होंने कहा चलो एक शॉर्ट और कर लेते हैं, 2A लिख दो यार। ओके, नियत इसमें है ही नहीं, जब अब्बा A2 लिख देते हैं। ओके, तो चंद चंद नस्लों के बाद पता चला सलाम का रिवाज जो है वो हमारे अंदर से खत्म होके और ये शॉर्ट फॉर्म्स हो रहे हैं। और कहाँ से आई थी, स्टार्ट करने वाले कौन थे? मैं और आप। और जी हमारी औलाद जो है, या तो हमारे लिए सदका जारिया बनेगी या अज़ाब जारिया। आई होप हमारी
हमारी औलादें हमारे लिए सदका जारिया बने। सो ये जो दुआओं में शॉर्टकट्स हैं, इसका एक एक एस्पेक्ट मेरे अपने नुक्ता नज़र से, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये कि हम जब ये शॉर्टकट्स में जाते हैं, हमारा जहन जो है उसमें वो पैटर्न सेट होना शुरू हो जाते हैं और हम हर चीज़ में फिर शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। प्रॉब्लम ये होता है, ज़िंदगी में हम शॉर्टकट की तलाश में जितना वक्त ज़ाया करते हैं, जितनी तवानाई ज़ाया करते हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन हम लेते हैं, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि जी हम पाकिस्तानी हैं, बड़ी जुगाड़ू हैं। दैट्स अ वेरी not something that you should be proud of. Do you understand? This is not you should be proud of. आप अगर देखें कि वो कौमें जिन्होंने दुनिया में आज तरक्की की है, वो जुगाड़ें करके तरक्की नहीं करी है। उन लोगों ने रिसर्चेस की हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने काम किया है। हम जो हैं इस चीज़ पे फ़ख्र करने लगे हैं कि हम बड़ी और बड़े फ़ख्र से आप देखिए हम तस्वीरें कैसी कैसी शेयर करते हैं कि जी ये कौम जो कि चप्पल को इज़ारबंद से बांध कर रखती है, उससे आप उधार वापस लेंगे। Is that the right attitude? Do you think this is something you would want to teach your children? Okay, and do you think if you teach this, pass this on to your children, ये चीज़ जो है कोई आपकी आने वाली नस्लों पे कोई अच्छा असर करेगी? सो हमें अपना विजन डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि मेरा ये अमल जो है ये आगे कहाँ जा रहा है, यानी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जो तरीक़ा मैंने अपनाया हुआ है, जो तरीक़ा मैंने इख्तियार किया हुआ है, इसका आगे क्या चीज़ होगा। अभी हमारी जो NLP स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग में जब आप थे, मैंने याद है उसमें एक क्वेश्चन में उससे मैंने आप लोगों से किया था, एंड दैट वाज लाइक थिंक अबाउट दिस कि आपके बच्चे जब आप अपने बच्चों को आपके बारे में बताएंगे, what do you think, what would you want them to say, कि जी हमारे जो दादा थे जी वो कॉपी पेस्ट के माहिर थे, फेसबुक के ऊपर वो लगे रहते थे, लोगों की पोस्ट उनको नजर आती थी तो तारीफें हासिल करने के लिए, झूठी तारीफें हासिल करने के लिए लोगों की पोस्ट को कॉपी पेस्ट करते थे। हमारे दादा जो थे वो चीटिंग के माहिर थे, वो किसी की यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते थे और उस वीडियो के अंदर जो कुछ होता था मटेरियल वो अपने नाम से बड़े फख्र से लोगों को बयान किया करते थे। Is that what you want really? आपकी नस्लों को ये पैगाम आप देना चाहेंगे, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ये जो माइंडसेट होता है, जब ये एक बार डेवलप हो जाता है, इंसान को उस चीज का एहसास नहीं होता और वो उस चीज के अंदर बहता चला जाता है। जो हमारा लास्ट सेशन था लिविंग विद अवेयरनेस, मैंने उसमें भी ये इसी चीज की तरफ तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की थी कि हमें एक शऊर के साथ जीने की जरूरत है। हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि मैं अपने जहन को, अपने आप को किस चीज की तरफ माइल कर रहा हूँ और किस चीज का मैं अपने आप को आदी बना रहा हूँ। एब्सोल्युटली कामरान भाई, आपने इतनी ज़बरदस्त ये बात की है, बिकॉज मैं आपने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम वाली जो बात की है, मेरी पूरी ज़िंदगी एक जंग है इस नाम के साथ, इस सेंस में कि मैंने कभी किसी को अपना नाम शॉर्ट नहीं लिखने दिया। मेरा नाम जैसे मर्जी सरकारी कागज़ हों, चाहे वो मेरे अमेरिका के वीज़े पे थे, यूके के वीज़े पे थे, वहाँ कोई मुझे बुला लेता था। मो, आपको पता है यूके में बड़ा आम मो कहा जाता है। तो आई वुड एक्चुअली स्टैंड एंड से कि सॉरी, दैट्स हु यू आर कॉलिंग, दैट्स नॉट माय नेम। और एक वजह जो मुझे कई बार लोगों ने ये सवाल पूछा कि आपने अपने बच्चों के नामों के साथ मोहम्मद का नाम नहीं लगाया। तो मैं, मेरे बेटे ने इनफैक्ट 2 दिन पहले मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैंने उन्हें बताया, मैं कहा बेटा, मेरा इश्क मोहम्मद मुझे ये कहता है कि मैं इस नाम को बिगड़ने ना दूं। तो मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कोई आपके नाम को बिगाड़े ना। तो ये तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं इससे तो रियलाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते जी। रियलाइज नहीं करते। मैं कहता हूँ खाली आप देखिए, आपके बाप के नाम को कोई शॉर्ट करे, जो लोग सुन रहे हैं मैं सबको कह रहा हूँ, अपने बाप के नाम को आधा लिख कर देखो और देखो कैसा महसूस होता है। और कोई अगर आपके बाप के नाम को इस तरह से लिखे और कहे और पुकारे उस अंदाज से, और करो आपको कैसा महसूस होता है। ओके, आपके दादा के, आपकी माँ के नाम को, अल्लाह के रसूल के नाम को शॉर्ट करके शर्म नहीं आती आप लोगों को? थिंक ऑफ, और वो दुआएं जो अल्लाह ने सिखाई हैं, अल्लाह के रसूल ने सिखाई हैं, सलाम जो है जन्नतियों का कलाम होगा। अब देखो ना, सलाम लिख देते हैं, AOA लिख देते हैं। भाई सलाम क्या है? अच्छा, फिर एक और आपको एक चीज नोट की होगी, सामलेकुम। सामलेकुम भाई यार, इसका मतलब भी जानते हैं आप? तो ये इतनी सारी चीजें कामरान भी हैं और शॉर्टकट्स के चक्कर में हम पढ़े। मैं एक 2-3 सवाल आए हैं कामरान भी, मैं चाहूंगा कि अगर हम उनको भी साथ साथ ले लें। आज शायद आपसे बैठक थोड़ी सी लंबी मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा।
एक तो सवाल आया है शख्सियत में मुस्तकिल मिजाजी कैसे लाएं, जोहेर ने पूछा है। लेकिन इसके अलावा जो एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है वो एनएलपी के हवाले से है काम, क्योंकि वो कहते हैं कि आप दो एनएलपी ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, एक मास्टर ट्रेनर और एक ट्रेनर, तो हमें ये बताइए कि हमने ये सुना है कि एनएलपी में ये कहा जाता है कि ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस नो, और क्या ये जो है ये अगर सच है तो कुरान में तो बहुत जगह ना कहा गया है ला नमाज के करीब मत जाओ और ये वो, तो ये फिर क्या इसका क्या रिलेशन है? पहला मैं ये कि इसके तीन हिस्से हैं तो हिस्से बाय हिस्सा चलते हैं। ओके, सो ये वाला जो आपका सवाल है, नो, जो एनएलपी में बात कही जाती है वो ये, इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखो ताकि ये चीज़ समझ में आए। एनएलपी में हम एक बात ये कहते हैं कि इंसान की शख्सियत के दो दो पहलू आप कह लीजिए। कुछ वो चीज़ें हैं जो आप शऊरी तौर पे करते हैं और उनको शऊर का नाम दिया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लाशऊरी तौर पे करते हैं और उसे लाशऊर का नाम दिया जाता है। तो इंसान का जो लाशऊर है उसमें नहीं जो है वो प्रोसेस नहीं होता। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पहाड़ के बारे में मत सोचिए और अपने जहन में गाड़ी का ख्याल मत लाइएगा, और गाड़ी जो है वो लाल नहीं होनी चाहिए, और गाड़ी जो है वो पहाड़ पे चढ़ती हुई हर किस्मत तस्वुर कीजिएगा। तो जब मैं आपसे बात कह रहा हूँ, आप गौर कीजिए कि आपके जहन में वो तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूँ, उन चीजों की तरफ आपका जहन लाशौरी तौर पे जा रहा है। आप शौरी तौर पे नहीं कर रहे हैं, लाशौरी तौर पे जा रहे हैं। सो बेसिकली कि हम जो बात कह रहे हैं वो ये कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में बात को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, और आपने मेरा प्रैक्टिशनर का जो मैनुअल है उसमें भी देखा होगा, मैंने वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स केयरफुली, I'm not said don't use these words, I use these words carefully because I also teach you how to use not. Okay, not is also a very powerful word to use. मैं आपको अभी वो भी चीज बताता हूँ। तो जब आप अब मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है, आप वो शरारत कर रहा है, शोर मचा रहा है, बाहर निकल रहा है, और आप उसको कहना चाह रहे हैं बाहर मत जाओ। बाहर नहीं जाओ या बाहर मत जाओ जब आप कहेंगे तो उसके जहन में जो इमेज बनेगा, जो तस्वुर आएगा, वो बाहर जाने का आएगा। और इंसान का जो बिहेवियर होता है वो बुनियादी तौर पे उसके जहन में जो आने वाले ख्यालात और जो उसके जहन में आने वाले तस्वुरात होते हैं, उन ख्यालात की बेसिस के ऊपर वो एक्ट कर रहा होता है। यानी हमें अगर हम कोई खौफनाक किस्म के ख्यालात सोच रहे होते हैं तो हमें खौफ फील होता है। अगर हम खुशी के ख्यालात सोच रहे होते हैं हमें खुशी फील होती है। अगर हम कोई इंस्पायरिंग ख्यालात हो रहे होते हैं तो हमें इंस्पिरेशन फील हो रही होती है। सो हम बेसिकली अपने ख्यालात को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी शख्स को कहते हैं कि फलाना काम नहीं करो, तो उसके जहन में जो ख्यालात जनरेट होते हैं वो ख्यालात होते हैं जो उस काम को करता हुआ वो अपने आप को किसी ना किसी तौर पे एक्सपीरियंस करता है, और एज अ रिजल्ट उसका बिहेवियर जो है वो अनकॉन्शियसली ज्यादा उस चीज की तरफ माइल होता है। सो बजाय इस बच्चे को ये कहने के कि शोर ना मचाओ या बाहर मत निकलो, ये कहना ज्यादा बेहतर है कि अंदर बैठो और खामोशी से बैठो या हल्के बात करो। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट भी आपको समझा देता हूँ कि जिसे हम ये कहते हैं नहीं, नहीं इज अ वेरी यूजफुल वर्ड टू यूज एज वेल। और उसको जब हम इस हवाले से बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मोहम्मद अली मेरी हर बात से एग्री मत करना, सो मैं चाहता हूं कि मोहम्मद अली मेरी बात से एग्री करे, ओके, मगर मैं कह रहा हूं मत करना, बिकॉज एनएलपी में हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात नहीं करते, हम एनएलपी में बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस किस्म के अल्फाज, किस किस्म के लहजे, किस किस्म की टोन, किस सीक्वेंस में अल्फाज को रखने का क्या इम्पैक्ट मेरे लिसनर के ऊपर आता है। तो अगर मैं वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैंने अपनी लैंग्वेज को किस अंदाज से फ्रेज करना होगा, ये इसका एक रुख है। दूसरा जो इस पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है वो दो तीन चीजें बाय द वे। मैं 23 साल से एनएलपी और हिप्नोसिस और इन चीज़ों को प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, और मैंने लिटरली हज़ारों लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेशंस भी किए हैं, ट्रेनिंग्स भी कराई हैं, और ये पर्टिकुलर डिस्कशन जो हो रहा है आई डोंट नो कितनी बार लोगों के साथ ये हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई साइकोलॉजिस्ट ट्रेन किए हैं, मेरे पास पीएचडी साइकोलॉजिस्ट, हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स का, उसके अंदर देयर आर सेवरल पीएचडी साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई उलमा हैं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा ने अटेंड किए, और ये ऑब्जेक्शंस उन्होंने नहीं उठाए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है,
लेकिन ये जो नॉट वाली जो चीज़ होती है, अक्सर लोग कि जी दीन, इस दीन के अंदर, मेरे भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ, दीन बुनियादी तौर पे इंसान को शऊरी तौर पर जिंदा रहना सिखाता है। आप शऊरी तौर पर, यानी अगर आप कोई काम लाशऊरी तौर पर करते हैं, मिसाल के तौर पे रोज़ा है, मेरा इस वक्त रोज़ा चल रहा है, यहाँ पर अभी दिन का टाइम है, सो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे जहन में ये मुझे शऊरी तौर पे याद ना रहे कि मेरा रोज़ा है और मैं गलती से पानी पी लूँ, ठीक, तो मेरा रोज़ा नहीं टूटेगा। मेरा रोज़ा, आप ये किसी भी मकतबा फ़िक्र के आलिम से पूछ सकते हैं, मैंने गलती की, लाशऊरी तौर पे मुझसे एक काम हो गया। लेकिन अगर एक शख्स जो है जानबूझकर एक घूंट हलक से उतार लेता है, तो उसका रोज़ा गया, यानी ये काम उसने शऊरी तौर पे। और मैं कहता हूँ ये बहुत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक रहमत देखो कि हम बेशुमार काम लाशऊरी तौर पर कर रहे हैं, जिनका हमें शऊर नहीं होता और उनका हमसे सवाल नहीं होगा। एब्सोल्युटली, हमसे उस चीज़ का सवाल होगा जो बहुत कम है, बहुत महदूद है, मगर हमने शऊरी तौर पे कर रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत है। ये अल्लाह ताला की एक रहीमी का एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान है अल्लाह का। वरना अगर हम हर वो काम जो लाशऊरी तौर पे मेरे जहन में ख्याल आ रहा है किसी भी किस्म की अच्छी बुरी चीज़ का, अच्छे बुरे काम करने का, अगर उस पर पकड़ होने लगती, फिर तो पता नहीं हम कब के तबाह और बर्बाद हो चुके होते। तो बहरहाल दीन जो है, जब उसमें कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह, सो आप शऊरी तौर पर कलमा पढ़ते हैं। मुझे याद है अली, हम स्कूल में थे, प्रॉबली मैं क्लास 7th 6th 7th में होऊंगा, उस जमाने की बात है। तो एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई, उस मूवी के अंदर कुछ सीन, अमिताभ बच्चन जो था वो मुसलमान कर उसने रोल प्ले किया था। कुली में। और नहीं, आई थिंक मुकद्दर का सिकंदर था उसका। अच्छा, मुकद्दर का। उस मूवी में एक एंड में ये होता है कि अमिताभ बच्चन जो है उसका कत्ल हो जाता है। अब जब उसका कत्ल होता है तो अमिताभ बच्चन पढ़ते मरते मरते जो है वो कलमा पढ़ लेता है, ठीक है। अब वो दिखा रहे हैं कि फिल्म में वो कलमा पढ़ रहा है। मुझे याद है हमारे दौर के उस वक्त मेरे कुछ स्कूल के दोस्त वोस्त थे, यार अमिताभ बच्चन मुसलमान हो गया ना, कैसे, मुसलमान हो कहाँ गया। कहाँ, मुझे फिल्म में उसने कलमा पढ़ा है। ये बिल्कुल वही मामला जो आज हम ये देख रहे हैं ना, ये टर्किश ड्रामे के साथ जो कर रहे हैं लोग। Okay, that's a mindset. By the way, that's a mindset. ये जो चीज यहाँ पर देख रहे हैं, और मैं इस चीज की तरफ अभी कुछ रोज पहले मैंने एक मुख्तसर सी पोस्ट भी फेसबुक पे डाली थी, और मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है। लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों ने देखा कि अमिताभ बच्चन ने कलमा पढ़ा, उन्होंने कहा जी मुसलमान हो गया। अमिताभ बच्चन ने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कलमा पढ़ने की एक्टिंग की है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर कोई मुसलमान एक्टर, मिस्टर आमिर खान है, या शाहरुख खान, ठीक है, मैं किसी के दीन ईमान के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं उनको एज अ मुसलमान कंसिडर करते हुए कि वो मुसलमान एक्टर्स हैं, और अगर वो एक हिंदू का रोल प्ले करें, तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारा ये एक्टर जो है हिंदू हो गया? मेरे भाई, वो रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो मैंने एक फेसबुक लाइव की थी तकरीबन प्रॉब्ली अबाउट अ मंथ अगो। उसमें मैंने इस चीज की बात की, सो लाइक कि चीजों की जो रियलिटी है उसको देखो। मगर अब देखो हो क्या रहा है, लोगों ने अपनी परसेप्शन बनाई एक ड्रामा देखकर कि ये बात यूं है, और उस परसेप्शन की बेसिस पे उनका सारा बिहेवियर हो रहा है। Is this something against NLP? Is this not exactly what NLP is saying? That people act on the basis of their perceptions. And when we say ये not is not processed, what we are saying is उसके जहन में जो perceptions form हो रही हैं when processing the word not, वो perceptions हैं that may not give you the result that you want from them when you're working with them, and they may be your children or they may be your clients, doesn't matter. तो अगर आपका कोई दोस्त आपसे कह रहे हैं देखो टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, डरना नहीं, आप उसके जहन में वो तमाम चीजें डाल रहे हैं। So what's a better solution? You tell them relax रहो, confident रहो, okay, be courageous, and then you're giving them a different way to think about. This is what we are talking about. I don't know तो what's wrong with this. वो कमरान में वो जो सॉरी अभी बात काटने को, तो वो जो कह रहे हैं कि जी कुरान जहाँ पर कुरान जब कहता है कि ला, तो वो जो ला कुरान कहता है वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन को कह रहा है, वो अनकॉन्शियस को नहीं कह रहा है, इस नहीं है? जहां तक मैं समझता हूँ, और ये आप किसी आलिम दीन से पूछिए तो वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे कि पहली चीज, एक चीज यहाँ पर और भी समझो। देखो ये जो शऊर और लाशऊर की जो डिस्टिंक्शंस हैं, ये हमने क्रिएट की हैं चीजों को समझने के लिए कि वो प्रोसेसेस, वो काम जो हम जान आगाही के साथ कर रहे हैं, हमने कहा ये शऊर है,
और वो काम जो हमारे साथ हो रहे हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं, हमने कहा ये लाशऊरी तौर पर, मसलन आपकी दिल धड़क रहा है, आप शऊरी तौर पे नहीं धड़का रहे, आपकी सांस चल रही है, आप शऊरी तौर पे नहीं कर रहे हैं, आपका खाना हजम हो रहा है, आप शऊरी तौर पे नहीं कर रहे हैं, आपके जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है, ये आप शऊरी तौर पे नहीं कर रहे हैं, वो तमाम ऑटोमेटिक प्रोसेस। और ये जो शऊर लाशऊर की टर्म है, ये आज से तकरीबन 100 सवा पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये फ्रॉइड था जिसने इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया, और ये दो टर्म्स हो गई, एंड दैट इज बेसिकली इवन फ्रॉइड के भी स्टूडेंट्स हैं जो उसकी बातों से डिसएग्री करते हैं। सो बेसिकली ये दो टर्म्स हैं, okay? वो प्रोसेस। अब इसको हमें बोलेंगे जी इसका दीन से कोई वो, आई डोंट गेट दिस बाय द वे, बाजू का लोग कहते हैं जी इसके साइकोलॉजी से, तो साइकोलॉजी तो फ्रॉइड की थ्योरीज अगर आप पढ़ें, जितनी सिकनिंग थ्योरीज हैं, उसको आप फाउंडेशन साइकोलॉजी की समझ के, और आप समझ रहे हो कि ये चीज जो है साइको, go and ask any psychologist, फ्रॉइड की थ्योरीज इस हद तक गलीज हैं कि जिसमें वो किसी शख्स को, किसी लड़की को या किसी लड़के को, उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसकी वजह ये बताता है कि वो अपनी माँ के साथ या अपने बाप के साथ हम बिस्तरी करना चाहता था और वो नहीं कर सका इस वजह से। डू यू थिंक दिस इज द बेसिस, दिस साइकोलॉजी यू कैन मेक इट अ बेसिस टू एंड से कि ये रिलीजन के मुताबिक है? नाउजुबिल्लाह। वो आपको पता है, मेरी बेटी तो साइकोलॉजी पढ़ रही है ना, तो वो बता रही थी मुझे उस दिन कि अब तो जो नई लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है उसमें उन्होंने दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड रिफ्यूटिंग फ्रॉइड और उसकी सारी थ्योरीज को, तो साइकोलॉजिस्ट खुद अब इसके अगेंस्ट चल रहे हैं। कमल में इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और वो उससे पहले अगले जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पिछले तरफ जो आया था वो ये है कि ये जिशान ने पूछा है कि अगर मैं यूट्यूब पर अहादीस मुबारका नरेट करता हूँ, क्या वो भी कॉपी पेस्ट के ज़िम्रे में आता है? तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो खैर चलिए आप सही लेते हैं जी। मेरे भाई, अगर आप अहादीस मुबारका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या आप अहादीस मुबारका बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ओके, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और अल्लाह के रसूल को आप हुक्म को कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपने मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली की कोई बात आपने सुनी, और आपने मोहम्मद अली ने उस पर मेहनत करके उस चीज़ को सीखा, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी लगाई, उसने उसको किया, और आपने मोहम्मद अली साहब का नाम तो काटा, और आपने अपने नाम से, ये इल्म में चोरी है। पोस्ट इसी तरह आपकी अल्लाह के लिखी हुई रसूल एक सल्लल्लाहु पोस्ट, अलैहि वसल्लम की जब आप अहादीस अगर कोट करें तो इस चीज़ का भी ज़रूर कोट कीजिएगा कि चोरी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। बिकॉज एक ज़माना जिससे हम वो कहते हैं जी अब ज़माना चेंज हो रहा है, तो अब तो हम ड्रामों से इल्म हासिल करेंगे और ड्रामों से हम दीन सीख रहे हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो बहुत सारी चीज़ों में तो आज चोरी के भी जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका ये भी चल रहा है जो इल्म की चोरी हो रही है, इसको कहाँ डालेंगे और इस चोर की क्या सज़ा होनी चाहिए? किताबें जो मुफ्त में दे शख्स की दो, जिंदगी भर की ट्रेन। मेहनत को चोरी करके अपने नाम से अपनी तारीफें बटोरने के लिए, यूट्यूब की चंद वीडियोस के ऊपर लाइक्स बटोरने के लिए कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी अगर कोई हदीस आपके इल्म में हो तो जरूर प्लीज डालिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। का मैं भी सवाल के पिछले सवाल के अगले हिस्से की तरफ चलता हूँ। जो दूसरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर साहब ने भेजा है, उन्होंने ये कहा है कि जी रिचर्ड बैंडलर जो कि आपका एनएलपी का बानी है, वो उसके ऊपर तो खुद क्रिमिनल केसेस थे, कत्ल का मुकदमा था, वो एक ऐसा ऐसा आदमी जिसका अपना बैकग्राउंड सही नहीं है, वो कैसे एक अच्छी साइंस बना सकता है? और साथ ही उसके उन्होंने ये कहा कि आप एनएलपी में बात कर रहे हैं इंसानों के जिंदगी बदलने की, तो जिंदगी बदलने का हक तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को है। ये दो सवाल मैंने इकट्ठे दो सवाल इकट्ठे कर दिए आपसे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंगली मेरे पास आजकल इस तरह के कई मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो मैं इस चीज को ब्रीफली, ठीक है, लेट्स टेक लॉजिक अगर हम इस चीज के लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड, एनएलपी के जो को फाउंडर्स हैं उसमें रिचर्ड बैंडलर, जॉन रेंडर, ये दो लोग हैं इनिशियली जिन्होंने इस पे काम किया था, और उसके बाद कई और लोग हैं जिन्होंने एनएलपी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, एक या दो लोग नहीं हैं जिसके ऊपर काम है, इसमें बहुत लोग हैं। दूसरी चीज ये कि जो रिचर्ड बैंडलर के ऊपर कत्ल के मुकदमे की बात है, ये एक जरूर केस हुआ था, इसकी आपको यूट्यूब प्रॉब्ली नेट पे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर उस केस के अंदर सजा नहीं हुई थी। कोर्ट फाउंड दैट ही इज नॉट गिल्टी। ओके, सो until proven it's not guilty, do you understand? So अगर एक आदमी के ऊपर केस का मुकदमा हुआ, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के ऊपर चोरी का मुकदमा हुआ, तो आप उसको चोर नहीं कहते अगर उसको जब उसकी चोरी जो है साबित नहीं हुई। तो बहरहाल इन एनी केस अगर फर्ज कीजिए कि हम इस चीज से मुबर्रा कि जी अगर फर्ज करें उसका जी बैकग्राउंड खराब था, इस लॉजिक को अगर हम एक्सेप्ट करें कि किसी के
बैकग्राउंड खराब होने की वजह से हम उससे आने वाला इल्म नहीं लेंगे। ओके, क्या यही लॉजिक हम अपने दीन पर अप्लाई करेंगे? बिल्कुल, कभी भी नहीं। लेकिन ये लॉजिक हम यहाँ क्यों? दूसरी चीज एक याद रखना अली, मैं बार बार क्लासेस में भी आपने मुझसे बहुत बार ये चीज सुनी होगी, देखो इल्म अल्लाह का है यार, इल्म बंदों का नहीं है। बिल्कुल, ओके, और अल्लाह एक बेनियाज ज़ात है। जब मुसलमान कोशिश करता था, अल्लाह ने मुसलमानों को दिया। आज एब्सोल्युटली। बदकिस्मती ये है कि हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं, हम कोशिश नहीं करते। कि मैं वो देखता हूँ आजकल तो बहुत सारे वो इल्म के रॉबिन हुड्स हैं। रॉबिन हुड का जो कैरेक्टर है वो क्या है कि वो अमीर लोगों से पैसा चोरी करके और गरीबों में बांटता। तो आज जो है वो ये हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि इल्म के रॉबिन हुड्स बने हुए हैं, जिन्होंने खुद नहीं सीखा, मगर अगर किसी ने सीखा है तो उससे लेकर और वो दुनिया में आगे बांटने की और समझना है कि वो बड़ा कोई नेकी का काम कर रहे हैं। बहरहाल ये जो सवाल है तो बड़ा बड़ा बेसलेस सी बात है, सेंसलेस सी इनका जो बात है। इसी के सवाल का जो दूसरा इनका हिस्सा है कि जी ये तो अल्लाह और अल्लाह के नबी का काम है, आप इंसानों को कैसे तब्दील करते हैं। मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी जो चीज़ें बताई हैं तब्दीली के हवाले से। अगर एक चीज़ मैं आपको एक ज़ाती आपको एक साहब का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मेरे बहुत ही क्लोज हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से हैं, और आई एम श्योर आपको इस तरह के कई लोग जानते होंगे जो मुख्तलिफ इस किस्म की चीज़ों से। देखिए, एक साहब हैं, वो चेन स्मोकर थे, बहुत सिगरेट पिया करते थे। उनके एक भाई थे, वो भी सिगरेट पीते थे। उनके भाई की माशाल्लाह 5 बच्चियां थी, और एक दिन अचानक उनके भाई को हार्ट अटैक हुआ और उसमें उनका इंतकाल हो गया। जब भाई का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के इस बंदे को एक ख्याल हुआ कि यार, अगर कल को उनके भी अपने 3 बच्चे थे उस वक्त, उनको ये हुआ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उस एक वाक़े ने, उस भाई की मौत ने उनका जहन मुकम्मल बदल दिया। और वो एक आदमी जो चेन स्मोकर था, उसने सिगरेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे छोड़ दी। और मैंने उनके तकरीबन 25-26 साल बाद मैंने उनसे पूछा कि अब आपने उसके बाद कभी सिगरेट पी? ही सेड, मैंने उसके बाद कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। तो एक वाक़े ने उनको तब्दील कर दिया। तो आपका क्या ख्याल है, ये हराम काम हुआ या हलाल हुआ? एक साहब हैं, मैं एक और शख्स को जानता हूँ। मैं कराची में जब मैं था, मैं मस्जिद में, तो एक एक साहब है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनकी बहुत ख़राब रेपुटेशन थी, बहुत मोहल्ले में, इलाके में बड़ी ख़राब सी रेपुटेशन थी। अचानक उनके साथ भी यही हुआ कि उनके फैमिली में उनके बड़े भाई का अचानक से इंतकाल हो गया। और उसके बाद मैंने ये देखा कि वो बंदा जो था अल्लाह का, उसको उसमें ऐसी तब्दीली आई, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसके साथ, लेकिन मैंने ये देखा कि वो शख्स माशाल्लाह अव्वल सफ में, पहली सफ में, बिल्कुल इमाम के और मौज़िन के साथ खड़े होना, इमाम के बिल्कुल पीछे मौज़िन के साथ खड़े होने वाला नमाजी, 5 वक्त की नमाज में नजर आने वाला वो शख्स, जिसके ऊपर तरह तरह की चीजें होती थी। एक मामले ने, एक किसी सिचुएशन ने उसकी जिंदगी बदल ली। अब ये हराम हुआ या हलाल हुआ? मेरे भाई, जिंदगी इंसान की किसी भी चीज पे बदल सकती है। कि हम जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई शख्स नजर आया, कोई एक्सीडेंट नजर आया, कोई कोई हादसा नजर आया, या हमारे अपने साथ कुछ हो गया, हमारा कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो गया, या कोई हमारी हेल्थ का हो गया, उसके बाद भी डिसाइडेड कि हमने अभी फलाना काम नहीं करना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ओके, और ये जो जिंदगी है, ये किसी मुसलमान की भी बदल सकती है और किसी गैर मुस्लिम की भी बदल सकती है। ओके, सो इस और उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कि क्योंकि उसने कुरान पढ़ा था तो बदल गई, कि गैर मुस्लिम ने तो कुरान को जानता भी नहीं है, उसकी भी बदल जाती है जिंदगी। सो अब हम ये बोलेंगे, इसी तरह से अगर फर्ज करो कि एक गैर मुस्लिम औरत है और वो किसी किसी वजह से किसी मुसलमान औरत की को देखकर उससे मुतासर होकर और इस्लाम कबूल कर लेती है, मगर इस औरत ने तो कुरान नहीं पढ़ा, इसको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई डायरेक्ट पैगाम नहीं पहुंचा, इसकी जिंदगी भी बदल गई। सो जिंदगी बदलने के बेशुमार फैक्टर्स हो सकते हैं। कि कुरान एक हिदायत की किताब है, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने जो हिदायत के लिए भेजा, हमें उसको समझने की, उस पर गौर करने की शदीद शदीद जरूरत है। बिल्कुल, कमर भी बिल्कुल परफेक्ट जवाब है ये। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद वही बात है कि तो सवाल जिन्होंने किए हैं उनको ये आइडिया हो ही गया होगा कि भाई कोई यहाँ पर किसी किस्म के डेफिनेटिव दावे, ना कोई नबूवत का दावा हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है। यहाँ तो
अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के जो काम है उसी के ही हवाले से तो हम कुछ भी नहीं, लेकिन हम अपनी हर को अपनी अपनी कोशिश करता है, किसी को कोई वाकया कोशिश कर देता है, किसी को किसी की बात, मतलब मुझे याद है कमरा में मेरे पास एक बंदा आया और मैं छोटा सा था, बल्कि मेरे पास क्या, मेरे मैं छोटा था, मेरी खाला के पास आया। खाला मेरी डेंटिस्ट है। अच्छा वो आया तो उसके दांत जो थे ना वो सारे लिटरली गल के और खराब हुए हुए दांत थे। तो खाला ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा कौन कौन सा दांत निकालूं, मुझे समझ नहीं आ रही। कहता जी क्यों, क्या हुआ? कहती तुम जना सिगरेट पीते हो ना और तुमने नमाज पढ़ी है? कहता जी नहीं, नमाज पता नहीं बचपन में पढ़ी होगी, माँ बाप ने पढ़ाई थी। तो खाला कहती नमाज तुम पढ़ते नहीं हो और सिगरेट तुम इस तरह पीते हो कि तुम अभी मेरे क्लिनिक से बाहर तुम सिगरेट पीने थे, तो मैं तुम्हारे दांतों का इलाज नहीं कर सकती। कहता है अच्छा, इसकी वजह से मेरा सिगरेट का दांत खराब है। उसने उसी वक्त सिगरेट तोड़े, फेंकी डब्बी, और कहता जी मैं आपको कसम खा के कहता हूँ मैं अपने बाप का नहीं हूँ अगर मैंने आज के बाद जिंदगी में इस चीज के नजदीक भी चला गया। आपकी इस बात ने मुझे हिला दिया अंदर से। तो वो बात है कि वही इस तरह के वाकयात बेतहाशा होते हैं। लेकिन अभी दो तीन सवाल बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पर अली अली और आपके जी अगले सवाल से पहले एक चीज मैं यहाँ पे क्लियरिफाई, बिकॉज ये वाले सवाल है ना जो अभी जी आपने जी किए मुझसे तकरीबन एक महीने पहले, अभी जो मेरा ये लाइफ कोच ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का जो चल रहा है, तो मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे ये ऑडियो मैसेजेस भेजे कि सर ये इस तरह से लोग जो है उन्होंने मुझे बोला है NLP। एक चीज आप गौर करना ली, जो लोग इसके खिलाफ आपके लिए जो फतवे दे रहे हैं, दे डोंट इवन नो। मैंने कई लोगों से पूछा, मैं जब मुझे कहते हैं ना मैंने ये हिप्नोसिस हराम है, शाबाश ग्रेट, NLP हराम है, ग्रेट, मैं सिंपल एक सवाल मैं कहता हूँ मेरे भाई ठीक है आप कह रहे हो हराम है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है बात खत्म। मुझे खाली तुम ये बता दो, डेफिनेशन बता दो NLP है क्या, नहीं पता। डेफिनेशन बता दो। उसको डेफिनेशन डिफाइन करना नहीं आता जिस चीज के ऊपर हराम का फतवा दे रहा है। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, शाबाश, NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ग्रेट। अब ये क्या है देखो, इतनी सी इंफॉर्मेशन, वो भी मिस इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर हमने एक पूरी फील्ड को कर दिया। ये बिल्कुल वही काम है। देखो NLP में हम करते क्या है, हम NLP में पैटर्न्स, इंसान के रवैयों को, के जो बिहेवियर्स हैं उसके जो पैटर्न्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। समझाने के लिए, आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ कौमों का जिक्र फरमाया है, फिरौन का जिक्र फरमाया, आपको पता है फिरौन जो है कौन शख्स था? इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि फिरौन अच्छा एक टाइटल था जो इजिप्ट के बादशाहों को, जैसे इंडिया में जो बादशाह होते थे उन्हें मुगल कहा जाता था। बिल्कुल। सो जहांगीर भी मुगल बादशाह था, अकबर भी मुगल बादशाह था। सो ये मुगल एक टाइटल था, इसी तरह फिरौन एक टाइटल था। अब फिरौन ये रामसीस 1 था, रामसीस 2 था, वल्लाहु आलम, कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई। इसी तरह हामान, हामान एक शख्स था, अब वो स्पेसिफिकली किस बादशाह के साथ था, वल्लाहु आलम। सिर्फ हमें ये पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो बादशाह था उसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है और उसका ये रवैया था। लेकिन जो पॉइंट अल्लाह ताला ने बताया है, इसी तरह जो पुरानी कौमों के, अगर आप किसी भी आलम दीन से पूछें, वो आपको बताते हैं कि जी ये फलानी कौमों का ये तरीका था, इस तरीके के ऊपर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये सजाएं नाजिल की। तो जो शख्स जो है इस तरीके के ऊपर चलेगा उसका अंजाम ये होना है, ठीक है। सो हम NLP की ज़बान में कह रहे हैं कि ये एक पैटर्न है, जिसने इस पैटर्न को इख्तियार किया, इस पैटर्न का अंजाम ये है, ओके। अल्लाह बिल्कुल। ताला ने कुरान मजीद में शाकला का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसे हम पैटर्न कह रहे हैं, शाकला, कि हर इंसान का एक शाकला है। और इस पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज बात हो सकती है, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं खाली आपको, क्योंकि लोग देख रहे हैं, सो हम NLP में लोगों के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं कि कोई शख्स कोई भी काम कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है। अब मैंने देखा कि मोहम्मद अली जो है, ही इज अ रियली गुड पब्लिक स्पीकर, मोहम्मद अली इज अ रियली गुड नेगोशिएटर, मोहम्मद अली इज अ रियली गुड सेल्स पर्सन, मोहम्मद अली इज अ रियली गुड फादर, एंड आई वांट कि मैं भी एक अच्छा बाप बन सकूं, आई वांट कि मैं भी एक अच्छा सेल्समैन बन सकूं। तो अब मैं मोहम्मद अली को स्टडी करूंगा और मैं ये गौर करूंगा कि मोहम्मद अली कर क्या रहा है, क्या चीजें ऐसी कर रहा है जो कि शौरी तौर पे कर रहा है, और कौन सी ऐसी चीजें जो कि कर रहा है मगर इसको शौरी तौर पे आगाही नहीं है, लाशौरी तौर पे कर रहा है, ऑटोमेटिकली हो रही है। और ऑटोमेटिकली क्यों हो रही है? क्योंकि उसने इतनी बार उस चीज को किया है कि उसको करते हुए अब उसको सोचना नहीं पड़ता। तो इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग, यानी कि अब मैं गाड़ी चलाते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अब मैंने गियर चेंज करना है और तीसरा डालना है या दूसरा डालना है, इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग। सो
अब जब मैं मोहम्मद अली को स्टडी करूंगा तो मैं मोहम्मद अली के जो पैटर्न्स हैं, मोहम्मद अली के जो तरीके हैं उस काम को करने के, शऊरी और लाशऊरी, एनएलपी में मैं उसको स्टडी करूंगा। और उसको स्टडी करने के बाद उन चीज़ों को मैं अपने ऊपर, या जो शख्स सीखना चाहता हो, जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हो, मैं उन लोगों को वो चीज़ सिखा दूंगा, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। नाउ अब फर्ज कीजिए कि मोहम्मद अली जो है ही इज सेलिंग, लेट्स से मोहम्मद अली इज सेलिंग मोबाइल फोन्स, एंड इनकी जो सेलिंग स्किल्स हैं वो मोबाइल फोन्स का है, लेकिन मैं सेल्समैन हूँ और मैं आई एम सेलिंग, लेट्स सपोज आई एम सेलिंग क्लोथ्स। सो मैं एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मोहम्मद अली का अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, या आई एम सेलिंग प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल, बट मैं मेरी जो प्रोडक्ट है दैट्स इंटायरली डिफरेंट। सो हम ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली की जो प्रोडक्ट है जो वो बेच रहे हैं वो उनका कंटेंट है, और मेरी जो प्रोडक्ट है वो मेरा कंटेंट है। मैं मोहम्मद अली की स्ट्रैटेजी को, उसके तरीके को, उसकी रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट को बेचने की जो मेरी परफॉर्मेंस लेवल है, मैं उसको ज़्यादा ऊपर, उसको ज़्यादा बेहतर लेवल के ऊपर लेकर आ जाऊँ। सो मैं एक ज़्यादा बेहतर, जहां मैं हूं अभी उससे एक ज़्यादा बेहतर लेवल पे आकर अपने काम को सरअंजाम दे सकूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके पैटर्न्स को अपनी ज़िंदगी पे, अपने तरीकों पे इस्तेमाल करना शुरू किया। सो मेरा मकसद, यानी मैं मॉडलिंग में, हमारा मकसद वो शख्स बनना नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, और एनएलपी की जो कोर है, एनएलपी की जो बुनियाद है वो मॉडलिंग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, नमूना है, मॉडल। ठीक है। अब अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को इख्तियार करता है, तो हम कह रहे हैं कि एनएलपी की ज़बान में कह रहे हैं कि उसको, उनको मॉडल कर रहा है ना। कोई भी शख्स अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल करके अपने आप को नबी होने का दावा करे, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, वो दीन से खारिज है। ओके, हमारा हरगिज़ किसी का भी मकसद ये नहीं होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़ों को इख्तियार करके, उनके तरीक़ों को अडॉप्ट करके अपने आप को, हम इस दुनिया को और आखिरत को इंशाअल्लाह ताला बेहतर बना सकें। सो हम एनएलपी की ज़बान में हम कह रहे हैं कि हम उन चीज़ों को मॉडल कर रहे हैं, और एनएलपी हमें उस मॉडलिंग का एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है, एक ऐसा तरीका कि जिससे हम किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी इंसान की किसी भी परफॉर्मेंस को हम मॉडल कर सकते हैं। और ये मॉडलिंग जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे बच्चे बड़ों से सीखते हैं। आप जिसे अपनी मादरी जबान कहते हैं, वो मादरी जबान आपने अपने बड़ों को देखकर मॉडल करके सीखी। आपके बच्चे जो जबानें बोलते हैं उन्होंने किसी अपने उस्तादों को, अपने दूसरों को, बड़ों को मॉडल करके। मोहम्मद अली के बच्चे माशाल्लाह अरबिक बोलते हैं, और मोहम्मद अली ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपने बच्चों को, जिस ज़माने में दुबई में थे, तो इन्होंने अपने बच्चों को एक अरबिक टीचिंग एक फैमिली में छोड़ा जहां पर वो अरबी बच्चों को बोलकर सिखाते थे। उन्होंने बोलकर, बच्चों ने मॉडल किया। मॉडलिंग इज द कोर ऑफ एनएलपी। मॉडलिंग इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इवन उनके मैनरिज्म्स इन्होंने पकड़े, और उनके खाने, उनकी हर चीज बिल्कुल। कमरा भी 3-4 बड़े जबरदस्त और भी सवाल आए हुए हैं, और वो बेचारे बार बार पूछ रहे हैं सवाल। मैंने कहा मैं जरा उनके उधर भी ले लेते हैं। एक तो वही था कि जी हम मुस्तकिल मिजाजी कैसे लाएं, और उसी के साथ कनेक्टेड था कि खुद शनासी कैसे की जाए। ये खैर हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया हुआ था। तो इसके बाद उनका अगला सवाल है कि अली एक व्हाट करके इज। चलते सवाल। यार मैं एक मास्टर ट्रेनर हूँ, ओके, मैं इतने सारे सवाल एक साथ नहीं नहीं, कर मैं सकता, असल में तो चलिए थोड़ा सा हम पहले प्लीज। से लेते हैं मुस्तकिल मिजाजी कैसे लाएं। पहले हम इस सवाल पे चलते हैं, फिर हमने इस सवाल हिप्नोटिज्म का के आई बारे थिंक में लास्ट सवाल लास्ट सेशन में आई थिंक वी डिस्कस दैट। भी लेकिन डिस्कस दिस। हाँ जी। मुस्तकिल मिजाजी के लिए बेसिकली देखिए, मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं होती, दो तीन इसके इट्स लाइक मैं जब कोचिंग करता हूँ लोगों के साथ, तो मैंने इसके दो तीन मुख्तलिफ पैटर्न्स देखे। एक चीज़ ये होती है कि लोग जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं, यानी मुस्तकिल मिजाजी किस चीज़ में, अब आमतौर से अगर फर्ज करो आप मेरे साथ 1-to-1 होते तो मैं आपसे ही सवाल पूछता सबसे पहले कि भाई मुस्तकिल मिजाजी किस चीज़ में। आई कैन बेट आप बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से अपनी ना मुस्तकिल मिजाज होने को बरकरार रखें। बिल्कुल सही है। So the fact is आप इस मामले में बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं कि आप अपने कामों को गैर मुस्तकिल मिजाजी के साथ छोड़ देते हैं। करते तो हैं, ये बिल्कुल ख्याल आपका सही। कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं, गलत है। तो दूसरी चीज़ ये कि जब आप बात करते हैं ना मुस्तकिल मिजाजी, अगर फर्ज करो आप बात करेंगे जी, आप कोई काम स्टार्ट करते हैं और वो छोड़ देते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है। एक पहली वजह ये होती है कि जब आपने वो काम स्टार्ट किया था, सो आपने उस काम की उसकी तफसीलात आपने जानने की कोशिश नहीं की थी।
आपने उस काम को बस जोश में आके किसी मोटिवेशनल स्पीकर, अभी चंद रोज पहले मेरे पास एक साहब का मैंने सेशन किया है, वो बेचारे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुना के अपनी बहुत अच्छी खासी कोई जॉब थी वो छोड़ छाड़ कर उन्होंने, जी आपने एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, अपना बिजनेस होना चाहिए। तो उस अल्लाह के बंदे ने अपनी जॉब वो छोड़ के बेचारा और उस बिजनेस के चक्कर में लग गया एंड ही एंडेड अप सेलिंग हिज होम, लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। और मैं पता नहीं कितने ऐसे लोगों से आए दिन बात होती रहती है जो इन हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की के हाथों लगी। मैं इसीलिए कहता हूँ मैंने बड़े डिप्रेस मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं। तो बहरहाल मुस्तकिल मिजाजी की जो आप बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन द बिगनिंग कि आप काम जो स्टार्ट करें क्यों कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली उससे क्या चीज अचीव करें, आपका अल्टीमेट विजन क्या है। जब वो विजन आपके जहन में क्लियर होगा, जब वो ऑब्जेक्टिव आपके जहन में क्लियर होगा, तो फिर बीच में आने वाले जो हर्डल्स हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि फर्स्ट करो आप इस पॉइंट पे खड़े हुए और आपने इस पॉइंट पे पहुंचना है और उस पॉइंट पर एक बस आएगी जो 10 मिनट बाद आपको पिक करेगी और अगर आप 10 मिनट में वहां नहीं पहुंचे तो वो बस आपकी मिस हो जाएगी। अब आप जब इधर से चलना शुरू करते हैं तो आपके रास्ते में जगह जगह कहीं आपको गंदगी मिलती है, कहीं कीचड़ मिलता है, कहीं पे देखते हैं आपको शख्स कचरा फेंक रहा है, कहीं किसी के घर से पानी है और आप चल रहे हैं। क्या आप रुक कर किसी से झगड़ेंगे? क्या आप रुक कर तकरार करेंगे, बहस करेंगे? आप क्या परेशान होंगे कि देखो जी सारा पानी कचरा फेंक दिया? विल यू डू दैट? मोस्ट लाइकली कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं रुकेगा, बल्कि यू विल कीप ऑन गोइंग बिकॉज यू नो कि मैंने उधर तक पहुंचना है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सारी चीजों बहसों में पड़ने का। बिकॉज आपका जो विजन है वो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होगा। सो जिस वक्त होता क्या है, अब हम अपनी जिंदगी में इस पॉइंट पे खड़े और हमने एक गोल सेट, हमें नजर आया यार ये बड़ा अच्छा काम है, अब जब हम इसके लिए चले, अब जब हमने चलना शुरू किया तो हमारे जिंदगी में आने शुरू हुए चैलेंजेस, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स। अब बजाय हमने उस पर फोकस करने के हमने इस प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि वो काम जो था हमें मुश्किल से मुश्किल लगने लगा और पता चला हम बिल्कुल यहाँ पहुंच कर हमने छोड़ दिया। ओके सो अब हमने कहा चलो कोई दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, ये तो सही नहीं है। और फिर बाद में हमने कहा मेरे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। प्रॉब्लम आपकी मुस्तकिल मिजाजी का नहीं है, प्रॉब्लम आपके विजन के क्लैरिटी के ना होने का है। विजन को क्लियर करेंगे यू विल बी एबल टू डू दैट। I hope it answers your question. जी जी बिल्कुल कामरान भाई। और हम भाई अगले दो सवाल जो हैं, एक अब्दुल रहमान मेमन का सवाल है और एक स्कारलेट का है। मैं पहले अहमद का लेता हूँ, तो वो 3-4 दफा पूछ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं जी व्हाट इज हिप्नोटिज्म, बड़ा फेवरेट सवाल है हर एक का ये। एंड हाउ कैन वी बिकम लाइक शॉन माइकल एंड्रयूज द फास्टेस्ट हिप्नोटिस्ट। मुझे हंसी आती है सवाल में, सॉरी। बहुत 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 सारी चीजें। देखो ये जो हिप्नोसिस है इसको डिफाइन करने के, मैं बाय द वे 1983 से हिप्नोसिस सीख रहा हूँ और मैं 1997 से हिप्नोसिस सिखा रहा हूँ। सो आई हैव दिस टेंडेंसी कि मैं अक्सर बातों बातों में मेरे साथ वो होता है कि मैं ट्रांस इंड्यूस करने लग जाता हूँ बिकॉज आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। लेकिन एक चीज ये कि हिप्नोसिस जो है बुनियादी तौर पे इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी डेफिनेशंस हैं, कोई एक डेफिनेशन नहीं। सो एक किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेज हिप्नोटिज्म। इसका जो ऑथर है ऑर्मन मैकगिल अपनी किताब में लिखता है कि हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म जिसे आप कह रहे हैं, ये इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। Nobody knows for sure what it is, but everybody uses it. So hypnosis, अगर आप मेरी डेफिनेशन जो अभी तक मेरी समझ में आया है, एक और बाय द वे आपको एक चीज अपनी डेफिनेशन बताने से पहले बताऊं, दुनिया में जो सबसे कामयाब हिप्नोटिस्ट जो गुजरा है, सबसे मशहूर जो हिप्नोटिस्ट गुजरा है, कामयाब तरीन हिप्नोटिस्ट, उसका नाम था मिल्टन एच एरिक्सन। और बाय द वे वो लोग जो इस बात पे इतराज करते हैं कि हिप्नोसिस और साइकियाट्री का कोई तजाद है, मिल्टन एरिक्सन जो था वो एक ट्रेंड साइकियाट्रिस्ट था, एक मेडिकल डॉक्टर था और एरिजोना स्टेट हॉस्पिटल का साइकियाट्री डिपार्टमेंट का हेड था। ये वो शख्स था जिसने 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और किताबें हिप्नोसिस के ऊपर लिखी है। ये वो शख्स था जिसने 60 साल यानी 1920 से 1980 तक हिप्नोसिस की प्रैक्टिस की है, जिसने तकरीबन इन 60 सालों में 30,000 लोगों को हिप्नोसिस के जरिए ट्रीट किया है। मिल्टन एरिक्सन जो था, उससे किसी ने एक मर्तबा पूछा हिप्नोसिस क्या है, तो मिल्टन ने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ 50 साल हुए हैं।
सो मैं भी, अगर आप मुझसे पूछे हिप्नोसिस क्या है, तो मैं भी आपको यही जवाब दे सकता हूँ कि मैं क्या कह सकता हूँ। आजकल तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो कि हिप्नोसिस का एक वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर फतवा भी दे देते हैं। कामरान भाई, आपके कामरान भाई, तो आपके आवाज आ रही है माइक में थोड़ा सा। मेरे एक्चुअली यहाँ पर इस वक्त जो है ना वो पत्ते जो चुनने वाले होते हैं वो अपने ब्लोअर्स के साथ आते हैं, अच्छा 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 अच्छा, बाहर से, मेरे घर के बाहर से गुजर रहे हैं वो, ठीक तो इस ठीक ठीक वजह से ठीक। उसकी आवाज जो है वो अच्छा, आपको सॉरी ज्यादा सुन प्लीज के आ रही है। कंटिन्यू Okay, कंटिन्यू। that's something out of my, it's like hypnosis का एक पैटर्न दिखाऊं, ये लोग चाहते नहीं हैं कि हम ये सेशन करें। You get this? वेरी Okay? गुड, वेरी वेल You सेड। can interpret anything as you want. So hypnosis मेरी जो बुनियादी तौर पे जो डेफिनेशन है वो ये है, हर वो काम, हर वो आइडिया, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो बात जिसको मैंने और आपने बगैर सवाल किए एक्सेप्ट किया है, वो हिप्नोसिस है। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त यहाँ पर एक शख्स सफाई कर रहा है, वो ब्लोअर कर रहा है, और मैं इसको मिस इंटरप्रेट करूं कि ये नहीं चाहता कि मैं ये प्रोग्राम करूं, इस वजह से मेरे घर के आगे शोर मचा रहा है, और आप इस बात को कबूल कर लें कि देखो जी वो ये हम मुसलमानों के साथ ये अमेरिका वाले साजिश जो है ये कर रहे ज्यादती कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये काम करें, मुसलमान किसी को अच्छी कोई बात बताएं, तो लिहाजा उन लोगों ने, जिन्हें पता था इस वक्त ये कामरान सुल्तान जो है आएंगे और सेशन कर रहे होंगे, तो लिहाजा उन्होंने बीच में उसके किया। एंड इट्स सो मच इजियर। That's a stupid way of making things, interpreting things, but that is hypnosis. If somebody accepts that, that's hypnosis. So हर वो बात, हर वो आइडिया। एक और आपको चीज बताऊं मैं यहाँ पे, मेरे अपने तजुर्बे में लोगों को हिप्नोटाइज करने से कहीं ज्यादा जरूरत डीहिप्नोटाइज करने की है। एब्सोल्यूट, आई एग्री विद यू 100%। बिकॉज वो चीजें जो आप लोगों ने, अभी टीवी के ड्रामे देखकर एक हिप्नोटाइज हुए हैं लोग, दीन भी सीख रहे हैं, और अर्थ बन रहे हैं सारे। मुझे ये ख्याल आ रहा था, मैंने कहा यार ये अगर इन एक्टर्स को देखकर और उनकी की तस्वीरों को देखकर उनके ऊपर वो फतवे लोग जारी कर रहे हैं, तो मैंने कोई वो एक्टर्स, मैंने बाय द वे ये सीरीज नहीं देखी है, मैंने भी नहीं देखी सर, मैंने भी नहीं मुझे देखी, अभी मैं तक ये भी आपके सादत साथ, नसीब नहीं हो सकी, मैं भी लेकिन महरूम हूँ इससे। पता नहीं मेरी बख्शिश हो जाएगी इस पे या नहीं होगी, मैंने अर्तुगल अभी तक नहीं देखा है, मैं लेकिन मैं मैं भी इससे महरूम हो गया हूँ जी, बिल्कुल। ये इस सोचो अली, अगर वो लोग इसमें, आई एम श्योर कोई क्रिश्चियन उसके भी होंगे जो बादशाह और विलन वाला रोल प्ले कर रहे होंगे, अगर वो एक्टर कोई हमारे इन भाइयों को मिल जाए तो वहाँ जहाज शुरू हो जाएगा उन एक्टर्स के ऊपर। नहीं सर, वहाँ ऑटोग्राफ फिर भी होगा, क्योंकि वो तो हाँ एक्टर है ना लेकिन यार ये। वो, मगर वो फिर एक्टर उस वक्त एक्टर थोड़ी होगा, वो तो फिर कोई विलन होगा ना भाई, उसके तो अर्तुगल के खिलाफ कुछ उसने जंग की होगी। जंग की है। अगले सवाल की तो चलते हैं। अच्छा, ये इनका ये सवाल का दूसरा ऐसा था कि मैं शॉन माइकल एंड्रयूस बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बताएं क्या तरीका। तो मेरा ख्याल है इसके लिए यार आई भाई एम सॉरी, मेरा जवाब शायद आपको पसंद नहीं आएगा, तो and since I don't know you personally, तो I will not give you that answer. ठीक है, लेकिन श्योर अगर मोहम्मद श्योर। अली मुझसे ये सवाल करता ना, तो मैं मोहम्मद अली को कहता है मैं पहले इंसान तो बनो यार। तो लेकिन बहरहाल जो आप बनना चाहते हैं, ये एक प्रोसेस होता है एनएलपी में, और इट इज अ वेरी पावरफुल प्रोसेस, इट्स कॉल्ड न्यू बिहेवियर जनरेटर। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जो ये करते हैं। मैंने हिप्नो काउंसलिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कराई थी। मुझे नहीं पता आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। एंड बाय द वे मेरी बात को प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, मेरा मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद अली इज लाइक माई यंगर ब्रदर, एंड हम जब इंडिविजुअली बात करते हैं तो यू हैव नो आइडिया हम किस तरह बात करते हैं, लेकिन मैं बहुत रगड़ा जाता हूँ। ओके, सो बट द थिंग इज कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए एक इंतहाई पावरफुल इसके लिए प्रोसेसेस होते हैं उनको। और एक चीज़ और जहन में रखिए, देखिए आप कभी भी यूट्यूब पे देखिए ऑपरेशन नहीं करना है, कोई अगर किसी ने सीखा हो तो आप उससे ऑपरेशन नहीं करवाते। ओके, कोई ये बोलेगी जी मैंने यूट्यूब पे बड़ी फिल्में मैंने देखी हैं, वीडियोस मैंने सारी देख लिया, मुझे ऑपरेशन का पता चल गया है। मैंने भी अपने घर में जो है ना बुगदे बुगदे सब तैयार करके रखे हुए। ओके, आप ऑपरेशन और सस्ते में, मैं तो क्योंकि फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ जी, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको करके दूंगा, पहला ऑपरेशन फ्री है। आपका ओके, ही होगा। तो इस तरह के लोगों से जी। सेशन ना करवाइएगा, फाइंड अ प्रोफेशनल, समवन हु इज प्रैक्टिसिंग, एंड देन गेट योरसेल्फ डन। ये चीजें बहुत इजीली हो सकती हैं। आपको शायद याद हो T20 का जो वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान ने जीता था क्रिकेट का, उसमें जो हमारे
मैक्स बाबरी was one of those hypnotherapists जिन्होंने हमारी टीम के साथ हिप्नोसिस यूज किया था, और उस वक्त जब जीता था पाकिस्तान, तो हमारे जो उस वक्त कैप्टन थे उन्होंने अखबार में उनकी इतनी बड़ी हेडिंग आई थी, हमारे और कोच hypnotized us. Okay. And hypnosis is very powerful in enhancing performance, and it's a very very useful modality. लेकिन इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें, that would be a best thing. मैं आपको यहाँ पर चंद मिनट में कोई टेक्निक समझा दूँ, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें. ये ऐसा है कि कोई बोले सर मेरे जो है यहाँ पर रसोली है, तो आप बताइए मैं उसको ऑपरेशन कैसे करूँ. डॉक्टर साहब आप, मैं कहूँ अच्छा जी यहाँ से यूं करके कट लगाइए, यूं करके खोल लीजिए. तो that wouldn't be a very practical idea. बिल्कुल जी बिल्कुल. कमरा भी हम अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आखिरी एक तो वो अम्मी चूंकि हमें सुन रही थी, तो उनका एक कमेंट है, मश्क सुखन जारी है, चक्की की मुशक्कत भी. तो एक तो मैंने कहा वो जरूर करो. अम्मी को मेरा सलाम बोलो पहले, उसके बाद. अस्सलाम वालेकुम. ये आपको बिल्कुल वालेकुम सलाम. और दूसरा मैं कमरा भी यहाँ पर जो इनका एक लास्ट सवाल है अब्दुर्रहमान का, वो है अब्दुर्रहमान मेमन, इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पी लाइफ से. इनका सवाल है कि जी हाउ कैन वी कंपेयर एनएलपी एंड डीएचई. हम इस सवाल के ऊपर मेरा ख्याल हम इसको आज खत्म करेंगे. अब्दुर्रहमान मेमन, इस सवाल का जो जवाब है वो जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए. अब्दुर्रहमान मेमन मेरे स्टूडेंट भी हैं और ये हमारे एनएलपी ग्रुप में भी हैं, और इस सवाल का जो जवाब है जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए. रिचर्ड बैंडलर ने इसका जवाब दिया हुआ है, सो यू विल गेट द आंसर. ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैर. और इंशाल्लाह हम फिर जरूरत पड़ेंगे तो इंशाल्लाह एक और भी आपके साथ बैठक करते हैं. एक ये स्कारलेट, सॉरी फिर बार बार सवाल पूछे, असल में माशाल्लाह ये इतने इंथुजियास्टिक हैं. इनका नाम अहमद है असल में, लेकिन पता नहीं स्कारलेट कर्मा क्यों लिखा हुआ है इन्होंने. तो ये बार बार वो एक सवाल करते हैं, वो कहने लगे जी मेरे माइंड से नेगेटिव थॉट नहीं जाती तो क्या करूँ. इसके ऊपर मेरा ख्याल हम काफी दफा डिस्कशन पिछले टॉपिक पे भी कर चुके हुए हैं. मेरी पॉडकास्ट है बहुत सारी, मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मेरी बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, उनमें से इन स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर भी पॉडकास्ट हैं. प्लीज गो एंड लिसन टू देम. बहुत तफसील से मैंने इन चीज़ों पे बात की हुई है. आप जाके मेरे चैनल से मेरी पॉडकास्ट सुनिए, यू विल गेट योर आंसर्स. बिल्कुल. और ज़ुहैर अली जी ने रिक्वेस्ट किया खास तौर पे कि जी मेरा कामरान साहब को सलाम दें बहुत ज़रूर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो कामरा भाई इजाज़त लेते हैं आपसे इंशाल्लाह. कुछ जाते जाते कोई अगर आप लास्ट बात है कहना चाहें, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं. तो 11:30 बजे मेरी एक और भी लाइव है. अल्लाह ताला आपको लाइव रखे और अलाइव रखे. यार अलीम, मैं एक चीज़ मैं हर एक से कहता हूँ, और मैं आपकी तवज्जुह से आपके सारे व्यूअर्स को भी कहूँगा, एंड दैट इज शऊर के साथ जीना सीखिए. सोचा कीजिए, हर बात को आंखें बंद करके एक्सेप्ट मत किया कीजिए. गौर कीजिए किसी बात का सर पैर है या नहीं है. अगर कोई शख्स कोई बात कह रहा है तो ये देखिए कि क्या वो शख्स उस बात को कहने का मुकल्लिफ है. मिसाल के तौर पे मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मेरी पॉडकास्ट आप सुनिए, मैंने हर बार तकरीबन ये बात कही कि मैं कोई आलिम दीन नहीं. अगर मैंने कोई बात कही दीन के हवाले से, उस बात को हरगिज मत लीजिए, जाइए किसी आलिम दीन से पूछिए. और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए. ओके, मेरे ऊपर काफिरों वाले फतवे मत लगाइएगा. इस चीज को रियलाइज कीजिएगा, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है. अभी कुछ रोज पहले किसी ने मुझे मैसेजेस किए और उन्होंने सबसे पहले आप मुसलमान भी हैं या नहीं, and interestingly उन खातून ने भी जिस किया कि जी मुसलमान भी हैं या नहीं, she couldn't define NLP. Okay, so जब किसी चीज में किसी भी चीज में सोचा कीजिए, कोई शख्स किसी बात को कह रहा है तो ये देखिए कि वो इस बात को कहने के मुकल्लिफ है. मैं NLP पे बात जरूर कर सकता हूँ, मैं दीन पे नहीं कर सकता. ओके, मैं NLP पे आपको लेक्चर दे सकता हूँ, मैं फिजिक्स पे नहीं दे सकता, वो मेरा टॉपिक नहीं है. मगर मैं आकर आपको बोलूं ये जो न्यूटन की लॉ है जी, ये जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, और क्योंकि मेरी दाढ़ी है आप इस बात को, क्योंकि आपके ख्याल में मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आप मुझे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, आपने कहा जी हाँ जी कामरान सुल्तान साहब ने फतवा दे दिया है, न्यूटन लॉ जो है हराम है. Do you think कि कामरान सुल्तान is qualified to say anything about that? अब मैं बोलूँ हाँ जी मैंने मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी थी, इंटर तक मैंने फिजिक्स पढ़ी है. Does that qualify me to speak about न्यूटन? अगर ये लॉजिक है, बहुत से लोग जी मैंने वो ट्रेनिंग की हुई है. मेरे भाई मैंने 87 टाइम्स, मैंने 34,000 घंटे NLP टीच किए.
ओके, और मुझे यहाँ पर कोई शख्स जिसने 50 घंटे ट्रेनिंग की हो, 60 घंटे ट्रेनिंग की हो, वो आकर मुझे कहता है जी एनएलपी हराम है, और उसके ऊपर आके मेरे साथ बहस करने बैठ जाता है। ओके, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है जब कोई शख्स प्रैक्टिशनर लेवल की ट्रेनिंग या मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल की ट्रेनिंग करता है, उसकी सतह, उसकी सोच, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की होती है। ओके, अब मैं न्यूटन के ऊपर फतवे देने लगूँ और फिजिक्स के ऊपर आपको फतवे देंगे क्योंकि मैंने इंटर तक फिजिक्स पढ़ी थी, दैट्स स्टूपिड। इन चीज़ों से बचिए, अपने आप को बचाइए। एक इल्म अल्लाह ताला का है, उस इल्म को हासिल कीजिए। इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, जहाँ से मिले हासिल कीजिए। उसको शिर्क से पाक करके इस्तेमाल कीजिए, अगर उसमें शिर्क हो, अगर शिर्क हो, ओके, लेकिन उसको छोड़िए नहीं इसलिए क्योंकि किसी मेरे जैसे मुफ्ती ने उसके ऊपर फतवा गलत लगा दिया हो। सो आई होप दैट मेक्स थिंग्स क्लियर फॉर यू। जज़ाकल्लाह खैर कमाम भाई, एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, माय और इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ लिंक के अंदर मैंने कामरान भाई की कोर्सेज के लिंक भी शेयर किए हैं। आप में से जो भी कोई लेना चाहे बिल्कुल जाके इनसे कोर्सेज, बल्कि आजकल तो कोई कामरान भाई के ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट्स भी चल रहे थे रमज़ान के, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें मैंने एक लिंक शेयर किया, लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बाकी सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। कामरान भाई, आपसे भी मैं इजाज़त चाहता हूँ, और सब लोगों से, आप लोगों का जो लोग हमें सुन रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। दुआओं और इल्तिजाओं की दरख्वास्त, अपना और अपने गिरदनवा में सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।